और भी ज्यादा उत्सुकता हुई। हाँ मिस्टर कार्तिक। कायल ने सिर हिलाया और सम्मानपूर्वक कार्तिक के पीछे पीछे निजी लाउंज से बाहर निकल गया। हर्षित को अचानक कुछ याद आया। उसने जल्दी से टेबल पर रखे $1,00,000 उठाए और कार्तिक के पीछे भागते हुए बोला, मुझे आज के लिए माफ कर दीजिए मी। कार्तिक, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। कृपया ये पैसे वापस ले लीजिए। पैसे रख लो, ये थोड़े पैसे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कार्तिक ने उदासीन स्वर में जवाब दिया और हर्षित की तरफ देखे बिना ही बार से बाहर चला गया। हर्षित, जिसने अपने हाथों में $1,00,000 पकड़ रखे थे, वहीं खड़ा रह गया। वह शर्मिंदा भी था और हैरान भी। बार के अंदर तन्मय अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव साफ झलक रहे थे। बार के बाहर कायल ने कार्तिक से पूछा, क्या आप परिणाम से संतुष्ट हैं मिसान कार्तिक? अगर आप चाहें तो मैं तन्मय को और सख्त सजा दिलवा सकता हूं। तन्मय जैसा आदमी गुंडा ही है, उसके शब्दों पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। ठीक है, मैं आपको वापस यूनिवर्सिटी छोड़ देता हूं। एमी कार्तिक, कायल ने पेशकश की। नहीं, आपकी कार बहुत शानदार है। मैं ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहता। मैं पैदल ही चला जाऊंगा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे सीधे कॉल करिए। जरूर। कार्तिक ने सिर हिलाया और बार से बाहर निकल गया। कायल के जाने के बाद कार्तिक अकेले सड़क पर चलने लगा। सड़क पर गाड़ियों के शोर को सुनते हुए वह बीते दिनों की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। पैसा कभी कभी लोगों को उनके कपड़े ही नहीं बल्कि उनकी इज्जत और आत्मसम्मान भी उतारने पर मजबूर कर देता है। कार्तिक ने हल्के से हंसते हुए खुद से कहा। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन निकाला और स्क्रीन पर देखा। यह एक अनजान नंबर था। उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, हेलो, कौन बोल रहा है? कार्तिक, ये मैं हूं। फोन के दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई। आवाज में एक हल्की सख्ती और आकर्षण था। क्या आपने मेरी मदद की है कि मैं वह किताब छात्रावास तक ले जाऊं? उसने आगे कहा। यह आवाज कार्तिक की काउंसलर रेचल प्रोफेसर वालेस की थी। ओह, प्रोफेसर वालेस, मुझे याद है। माफ कीजिए, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं इसे अभी कर लेता हूं। क्या आप छात्रावास में हैं? कार्तिक को अचानक याद आया कि सुबह जब वह दालान में खड़ा था, रेचल ने उसे यह काम करने के लिए कहा था, एक सज्जा के तौर पर। मैं बाद में वापस जाऊंगी। प्लीज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर सामान ले आओ, रेचल ने धीमे स्वर में कहा और फोन काट दिया। कार्तिक ने फोन वापस अपनी जेब में रखा और इंडिया यूनिवर्सिटी की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उसके पास इतना पैसा था कि वह जो चाहे कर सकता था, फिर भी वह रेचल जैसी सख्त महिला से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। 5 मिनट बाद वह यूनिवर्सिटी पहुंच गया। रेचल का सामान लेने के लिए उसने सीधा रजिस्ट्रार के ऑफिस की ओर भाग लिया। चलते हुए उसे अफसोस हो रहा था कि उसने कायल के साथ कार में जाने का ऑफर ठुकरा दिया। अगर उसने मान लिया होता तो उसे इतनी थकान नहीं होती। दस्तक, दस्तक, दस्तक। कार्तिक ने रजिस्ट्रार ऑफिस के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। अंदर आइए, एक अधेड़ उम्र की महिला की आवाज सुनाई दी। कार्तिक ने दरवाजा खोला और कहा, प्रोफेसर वालेस ने मुझे कुछ सामान लेने के लिए भेजा है। महिला ने उसकी ओर देखा और कमरे के कोने में रखे एक बड़े बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसे ले लो, सब कुछ वहीं है। थैंक यू। कार्तिक ने सिर हिलाया और बॉक्स उठाने के लिए झुका। फिर वह बिना कोई और बात किए छात्रावास की ओर लौट गया। रेचल ने उसे इस सेमेस्टर के लिए कुछ किताबें ले जाने को कहा था। सौभाग्य से बॉक्स भारी नहीं था और ले जाने में आसान था। इससे पहले भी रेचल ने कई बार उसे अपने कमरे तक सामान पहुंचाने के लिए कहा था, इसलिए यह पहली बार नहीं था कि वह महिला छात्रावास जा रहा था।
छात्रावास की वार्डन उसे पहले से जानती थीं, इसीलिए उसे अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही उसने रेचल के डॉर्म रूम का दरवाजा खोला, एक मीठी खुशबू उसके नथुनों में घुस गई। यह खुशबू बिल्कुल रेचल के शरीर की खुशबू जैसी थी। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर चला गया। इंडिया यूनिवर्सिटी के स्टाफ को यहां काफी सुविधाएं दी जाती थीं। हर टीचर को एक बेडरूम और लिविंग रूम वाला कमरा मिलता था। रेचल का कमरा साफ सुथरा और सुंदर था। उसे साफ सफाई का बहुत शौक था। यह साफ दिखाई दे रहा था। कमरे का इंटीरियर गुलाबी रंग का था। पर्दे और बेडशीट भी गुलाबी थीं। शायद गुलाबी उसका फेवरेट कलर था। कार्तिक ने बॉक्स जमीन पर रखा और जाने के लिए पलटा। तभी उसकी नजर बालकनी पर पड़ी। बालकनी में कपड़े की रेलिंग पर लटकी पारदर्शी अधोवस्त्र की एक जोड़ी हवा में झूल रही थी। वह लेस से बनी हुई थी और काफी आकर्षक लग रही थी। ये तो प्रोफेसर वालेस का है। कार्तिक के मन में हल्की झिझक और उत्सुकता जाग उठी। वह खुद को रोक नहीं सका और बालकनी की ओर खींच गया। जब वह पास पहुंचा और उसने करीब से देखा तो उसे हैरानी हुई। मुझे नहीं पता था कि प्रोफेसर वालेस इतनी बोल्ड हैं, कार्तिक खुद से बड़बड़ाया। यूनिवर्सिटी में रेचल के बारे में जो गपशप होती थी, उसे याद करके वह हंस पड़ा। हालांकि वह जानता था कि उसे यह सब नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसकी स्वाभाविक उत्सुकता उसे रोक नहीं सकी। यह गॉसिप जानबूझकर रेचल को बदनाम करने के लिए फैलाया गया था, लेकिन कार्तिक का रेचल के प्रति पॉजिटिव नजरिया था। वह बाहर से थोड़ी स्ट्रिक्ट लगती थी, लेकिन कार्तिक के प्रति दयालु थी। कार्तिक को याद आया कि पिछली बार जब उसने अंजलि की मदद के लिए अपनी ट्यूशन फीस नहीं भरी थी, तब रेचल ने ही उसकी फीस चुपचाप भर दी थी। उसने कभी इसके बारे में बताया नहीं, लेकिन कार्तिक इसका एहसानमंद था। ओ, जाने से पहले कार्तिक ने एक और गहरी सांस ली और बालकनी में लटके उस सेक्सी पारदर्शी अंडरगारमेंट को देखते हुए मुस्कुराया। तभी बाहर से हाई हील्स की आवाजें आने लगीं। क्लिक क्लैक, क्लिक क्लैक। आवाज सुनते ही कार्तिक तुरंत बालकनी के कोने में छिप गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रेचल, जिसने अपने हॉट बॉडी पर एक हिप हगिंग स्कर्ट पहनी हुई थी, दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। कार्तिक उसे देखकर हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। अगर वह अभी बाहर निकला तो रेचल को उस पर शक हो सकता था। उसे पता था कि अगर रेचल को यह सब पता चल गया तो वह खत्म हो जाएगा। इसीलिए उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और बालकनी के कोने में छिपा रहा। यह गर्मी सच में जान ले रही है, रेचल ने कहा और अपना हैंडबैग टेबल पर रखकर अपने पैर फैलाने लगी। बालकनी में छिपा कार्तिक मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि रेचल जल्दी से कहीं और चली जाए। ठप ठप, रेचल ने अपनी हील्स उतारी और फर्श पर फेंक दी। इसके बाद वह नंगे पैर रसोई की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद अचानक रेचल की एक चीख सुनाई दी। आ! कार्तिक यह सुनकर चौंक गया। उसने हल्के से बालकनी के कोने से झांककर देखा कि क्या हुआ है। रेचल के हाथ में कोक का एक कैन था जो अचानक खुल गया था और उसकी टी शर्ट गीली हो गई थी। वह झुंझलाई हुई दिख रही थी। रेचल लिविंग रूम में वापस आई और अपना कोट उतार दिया। कोट के नीचे उसने सफेद रंग का कैमी टॉप पहना हुआ था, जिससे उसकी क्लीवेज साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब कैमी टॉप भी कोक से गीला हो चुका था। कार्तिक यह सब देखकर मन ही मन बड़बड़ाया, क्या वो कपड़े बदलने जा रही हैं? जैसे ही यह ख्याल उसके दिमाग में आया, उसने देखा कि रेचल ने अपने टॉप के पीछे के बटन खोलने शुरू कर दिए। वह वहीं जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर वह अभी बाहर निकला तो यह समझाना मुश्किल होगा कि वह बालकनी में क्यों छिपा हुआ था, लेकिन अगर वह बाहर नहीं आता और रेचल ने कपड़े बदल दिए तो कार्तिक इस उलझन में था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अनजाने में लिविंग रूम की ओर देखा। तभी लिविंग रूम से एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। यह साफ था
कि रेचल ने अपना कैमी टॉप उतार दिया था। कार्तिक ने घबराकर अपनी सांसें रोक लीं और मन ही मन सोचने लगा, अब क्या करूं। रेचल के कंधों से सफेद कैमी टॉप धीरे धीरे नीचे खिसकने लगा। उसकी बेदाग त्वचा चमक रही थी। उसका चेहरा बहुत ही अट्रैक्टिव था और शरीर एकदम परफेक्ट। उसकी छाती उसकी लाल ब्रा से बाहर निकलती हुई दिख रही थी। कार्तिक यह सब देखकर चौंक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह पहली बार था जब उसने किसी लड़की को इतने करीब से देखा था। रेचल तो सच में अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे बाहर आ जाएगा। अंजलि के साथ बिताए पिछले 6 महीनों में वह उसे हमेशा थोड़ा डाउन ट्रीट करती थी। दोनों के बीच का सबसे क्लोज मूवमेंट सिर्फ हाथ पकड़ने तक था। उसे कभी चूमना तो दूर, उसके सामने कपड़े बदलते हुए देखना तो एक सपने जैसा था। कैमी टॉप हटाने के बाद रेचल ने जब अपनी ब्रा पर दाग देखे तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वह जल्दी से बेडरूम में भागी, अलमारी खोली और नए कपड़े निकाले। फिर वह वापस लिविंग रूम में आई। कार्तिक को यह देखकर और हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या वह लिविंग रूम में ही कपड़े बदलेगी? रेचल सोफे पर बैठी और ब्रा खोलने के लिए हाथ पीछे ले गई। जैसे ही ब्रा नीचे गिरी, कार्तिक की धड़कनें और तेज हो गईं। उसकी छाती अब पूरी तरह से खुल चुकी थी। कार्तिक वहीं जड़वत खड़ा रहा। ब्रा बदलने के बाद रेचल ने एक छोटी स्कर्ट उठाई। उसने शीशे में खुद को देखा, स्कर्ट को होल्ड किया और चेक किया कि यह सही लग रही है या नहीं। फिर उसने स्कर्ट पहन ली। रेचल को ऐसी शॉर्ट स्कर्ट्स पहनना बहुत पसंद था। वह अक्सर इन्हें क्लास में पहनती थी। उसकी स्कर्ट्स के साथ लंबे पैरों पर नजरें रुक जाती थीं। यह सब उसके फिगर को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता था। शॉर्ट स्कर्ट पहनने के बाद उसने एक टी शर्ट और हाई हील्स पहने। कार्तिक ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब वह जा रही है। लेकिन जैसे ही रेचल दरवाजे के पास पहुंची, उसकी नजर अचानक लिविंग रूम में रखे बड़े बक्से पर गई। उसने रुककर बालकनी की ओर देखा, फिर अपने ऊंची एड़ी के जूतों में चलते हुए बालकनी की तरफ बढ़ी। शिट! कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि रेचल उसकी ओर बढ़ रही है। बालकनी में छुपने की और कोई जगह नहीं थी। क्लिक क्लैक, क्लिक क्लैक। रेचल के कदम जैसे जैसे करीब आते गए, कार्तिक के माथे पर पसीना आ गया। कार्तिक ने झिझकते हुए आखिरकार खुद को बाहर कर दिया। प्रोफेसर वालेस, उसने घबराते हुए कहा। कार्तिक? रेचल उसे देखकर चौंक गई। आप वापस आ गईं प्रोफेसर। कार्तिक ने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। तुम बालकनी में क्या कर रहे थे और तुम अंदर कब आए? रेचल थोड़ी असहज हो गई। उसे याद आया कि उसने लिविंग रूम में अपने कपड़े बदले थे। आपने ही मुझसे सामान उठाने को कहा था प्रोफेसर। मुझे लगा आप यहीं होंगी। मैंने सामान अंदर रखा और आपका इंतजार करने लगा। रेचल ने एक गहरी सांस ली। ओह, ठीक है, लेकिन अगली बार बिना मेरी परमिशन के अंदर मत आना। जी, समझ गया, कार्तिक ने कहा और तेजी से बाहर निकल गया। जब मैं अंदर आया तो मैंने बालकनी पर एक कॉकरोच देखा और उसे तुम्हारे लिए मारने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया, कार्तिक ने हड़बड़ाते हुए कहा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। रेचल ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। कार्तिक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बहाने पर विश्वास करूंगी? मैं सच कह रहा हूं प्रोफेसर वालेस, कार्तिक ने फिर से सफाई दी। रेचल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि तुम बालकनी में छुपे हुए थे और अभी अभी मुझे देख रहे थे। ना नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा प्रोफेसर वालेस। क्या आपने अपने कपड़े बदले? कार्तिक ने हड़बड़ाते हुए अपना सिर जोर से हिलाया। कार्तिक की घबराहट भरी मुस्कान देखकर रेचल अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कार्तिक, अगर तुमने आज सच नहीं बताया तो मैं देखती हूं कि तुम्हें कैसे सजा दूंगी। मैंने सचमुच कुछ नहीं देखा, कार्तिक ने दांत भींचते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ नहीं देखा? बिल्कुल,
उसने तेजी से सिर हिलाया। अब जबकि रेचल ने उसे पकड़ ही लिया था तो वह अंत तक इनकार करने के मूड में था। ठीक है, रेचल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। जरूर जरूर, कार्तिक ने तुरंत हामी भरी। अब तुम जा सकते हो, रेचल ने हाथ से इशारा करते हुए कहा। वह थोड़ी असहाय दिख रही थी, जैसे मान चुकी हो कि वह कार्तिक से सच नहीं उगलवा पाएगी। ठीक है, अलविदा प्रोफेसर वालेस, कार्तिक ने राहत की सांस लेते हुए कहा और जल्दी से कमरे से बाहर जाने लगा। वैसे कार्तिक, रेचल ने अचानक पीछे से पुकारा। कार्तिक रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं प्रोफेसर? रेचल ने अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहने और उसकी ओर बढ़ी। वह उसे सिर से पैर तक ध्यान से देखने लगी। अपनी ऊंचाई और हील्स के चलते वह कार्तिक से थोड़ी ऊंची हो गई थी। अब कार्तिक रेचल के बेहद करीब था। वह उसकी अनोखी खुशबू को साफ महसूस कर सकता था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी दिख रही हूं कार्तिक? रेचल ने अपने होठों को थोड़ा सा खोलकर पूछा। उसकी आवाज में एक मोहक लहजा था। कार्तिक पूरी तरह से सन्न खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। कुछ तो बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी दिखती हूं? रेचल ने उसे और गहराई से देखा। कार्तिक ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाया। मैंने सचमुच आपको अपने कपड़े बदलते हुए नहीं देखा प्रोफेसर, रेचल ने होठों को दबाते हुए कहा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूं, और अगर तुमने देख भी लिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। आखिर तुम्हारा इरादा तो ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने सचमुच कुछ नहीं देखा, कार्तिक ने कहा। रेचल के सवाल उसे पूरी तरह हिला रहे थे। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम पार्ट टाइम खाना डिलीवर कर रहे हो। मेरे दोस्त का नया बार कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। तुम वहां सर्वर के तौर पर काम क्यों नहीं करते? रेचल ने अब उसे चिढ़ाना बंद किया और चिंता के साथ पूछा। मैं अब खाना डिलीवर नहीं करता प्रोफेसर, कार्तिक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। रेचल ने भौहें उठाईं। तुम अब फूड डिलीवरी नहीं करते? फिर अपनी ट्यूशन फीस कैसे भरोगे? कार्तिक ने थोड़ा रुककर जवाब दिया। अब मुझे एक आरामदायक नौकरी मिल गई है, पैसे भी ठीक ठाक आ रहे हैं। अच्छा, रेचल ने सिर हिलाया। लेकिन मेरे दोस्त का नया बार खुल रहा है, उसे अर्जेंटली स्टाफ चाहिए। तुम उसकी थोड़ी मदद कर सकते हो, बस एक हफ्ते के लिए। प्रोफेसर, कार्तिक थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। रेचल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुमने मदद नहीं की तो मुझे तुम्हें परेशान करने का पूरा हक है। कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने आपको परेशान किया ही नहीं है प्रोफेसर, तुम्हें सब पता है। रेचल ने चुटकी ली। कार्तिक थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर हार मानते हुए बोला, ठीक है, आपकी मदद कर दूंगा, बस एक एहसान समझकर। रेचल ने अचानक चौंक कर पूछा, तुमने मुझे कपड़े बदलते हुए देखा था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्तिक ने झेंपते हुए सफाई दी। लेकिन सच तो यह था कि वह घटना उसके दिमाग में अटकी हुई थी। कार्तिक कुछ देर बाद रेचल के कमरे से निकल गया, लेकिन रेचल की छवि अब भी उसकी आंखों में बसी हुई थी। उसे यह मानना पड़ा कि वह बेहद आकर्षक थी। रेचल जैसी पर्सनैलिटी अंजलि और मैं से अलग है, उसने सोचा। पिछली बार अंजलि के साथ उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। उसने कार्तिक को बस इस्तेमाल किया और जब कोई और मिल गया तो उसे छोड़ दिया। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन हो सकती है, कार्तिक ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा। अगर उसे यह $10 ट्रिलियन की संपत्ति नहीं मिलती तो शायद वह कभी ऐसा सोच भी नहीं पाता। लेकिन अब वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। उसे लगता था कि पैसे के दम पर कोई भी लड़की उसकी हो सकती है। यूनिस सही ऑप्शन लगती है, उसने सोचा, और उसके मन में अदिति का कर्वी फिगर उभर आया।
अब मुझे उसे इम्प्रेस करने का तरीका ढूंढना होगा। तभी उसका फोन बजा। हेलो, उसने कॉल उठाई। मिस्टर कार्तिक, क्या आप कल फ्री हैं? दूसरी तरफ से थॉमस ने विनम्र लहजे में पूछा। हाँ, क्यों? मैंने कल सुबह 9 बजे न्यू सेंचुरी रेस्टोरेंट में आपसे मिलने के लिए आपकी मंगेतर से समय तय किया है। आप क्या सोचते हैं? थॉमस ने शांति से कहा। मेरी मंगेतर? कार्तिक ने चौंकते हुए पूछा। हाँ मिस्टर कार्तिक, क्या आप भूल गए? अगर आप भूतपूर्व चेयरमैन की प्रॉपर्टी के वारिस बनना चाहते हैं तो एक शर्त है, आपको मिस साक्षी से शादी करनी होगी, वरना यह पूरी संपत्ति एक चैरिटी फाउंडेशन को दान कर दी जाएगी, थॉमस ने समझाया। ओह हाँ, अब याद आया, कार्तिक ने सिर हिलाया। अभी तो वह यूनिवर्सिटी में गर्लफ्रेंड ढूंढने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन अब उसे लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। साक्षी कैसी दिखती है? उसने उत्सुकता से पूछा। क्यों ना आप कल खुद जाकर देख लें, थॉमस ने मुस्कुराकर कहा। चलिए, कोई बात नहीं। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसी दिखती है। अगर मुझे यह प्रॉपर्टी चाहिए तो शादी तो करनी ही होगी, है ना? कार्तिक ने हल्के से हंसते हुए कहा। बिल्कुल सही, थॉमस ने कहा। और अगर मैं शादी नहीं करता तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा, सही? कार्तिक ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बिल्कुल, थॉमस ने कंफर्म किया। कार्तिक के मन में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों था। दादाजी आखिर चाहते क्या हैं? बिना शर्त प्रॉपर्टी दे सकते थे, ये सब ड्रामा क्यों? उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं कल आऊंगा। वैसे मिस्टर कार्तिक, एक और बात है, थॉमस ने हल्के स्वर में कहा। और क्या? कार्तिक ने क्यूरियोसिटी से पूछा। साक्षी और उसके परिवार को आपकी असली पहचान नहीं पता। उनके लिए आप अभी भी एक फूड डिलीवरी करने वाले व्यक्ति हैं। आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। अगर आप साक्षी से शादी करते हैं तो आपको फिलिप्स परिवार का लिव इन दामाद बनना होगा, थॉमस ने काल्मली कहा। क्या? कार्तिक का मुंह खुला रह गया। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं लिव इन दामाद बनूं? जी हां मिस्टर कार्तिक, अब से आपको साक्षी के सामने अपनी सच्चाई नहीं बतानी है। और हां, यही एकमात्र रास्ता है, थॉमस ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, मैं किसी भी बदसूरत लड़की से शादी करने से मना नहीं करूंगा, लेकिन लिव इन दामाद बनना, यह तो बहुत ज्यादा है, कार्तिक ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ कहा। वह जानता था कि वह एक साधारण इंसान है, लेकिन इस शर्त को मानना उसके लिए आसान नहीं था। ये 2 शर्तें हैं जो पूर्व चेयरमैन ने अपनी वसीयत में लिखी हैं। आपने शायद इसे साइन करते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, मिस्टर कार्तिक, थॉमस ने शांत लहजे में कहा, जैसे वह इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि इसमें इतनी सारी शर्तें हैं तो मैं इस पर साइन ही नहीं करता, कार्तिक ने उदास होकर कहा। तो क्या आप विरासत छोड़ने का सोच रहे हैं मिस्टर कार्तिक? थॉमस ने थोड़ी हैरानी से पूछा। मैं ऐसा क्यों करूंगा? कार्तिक ने तुरंत अपने शब्द वापस ले लिए। उसने बस यूं ही शिकायत कर दी थी, लेकिन सच में ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह $10 ट्रिलियन की संपत्ति छोड़ देता। वह अभी अभी गरीबी से बाहर निकला था और अपनी नई जिंदगी को हरगिज छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। मेरा कुछ और मतलब नहीं था मिस्टर कार्तिक, मैं तो बस पूछ रहा था, थॉमस ने कामली कहा। तो मैं अपनी असली पहचान कब बता सकता हूं? कार्तिक ने थोड़ी देर सोचकर पूछा। जैसे ही आप साक्षी से शादी कर लेंगे, थॉमस ने जवाब दिया। कूल, कार्तिक ने झुंझलाते हुए फोन काट दिया। पहले तो कार्तिक अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बड़े सपने देख रहा था, खासकर जब से उसने मे और रेचल को देखा था। लेकिन थॉमस की इस कॉल ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो साक्षी एक बदसूरत राक्षस होगी जिसे कोई नहीं चाहता, वरना उन्हें लिव इन दामाद ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सब एक बेकार जाल है। कार्तिक ने बड़बड़ाते हुए अपना फोन बंद किया और लेक्चर हॉल की तरफ चल पड़ा। कार्तिक की सोच में केवल एक असफल आदमी ही
लिव इन दामाद बनने के लिए तैयार होगा। भले ही वह गरीबी में रहा हो, लेकिन उसकी खुददारी अभी भी बची हुई थी। वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता था, लेकिन लिव इन दामाद बनने का अपमान नहीं सह सकता था। कार्तिक साक्षी से मिलने के बारे में सोच रहा था और उसने सामने से आती हुई किसी खूबसूरत लड़की पर ध्यान नहीं दिया। अचानक वे दोनों जोर से टकरा गए। 3 इंच ऊंची हील्स पहने लड़की संतुलन खो बैठी और पीछे गिरने लगी। आह! उसने चीखते हुए खुद को संभालने के लिए कार्तिक के कपड़े पकड़ लिए, लेकिन कार्तिक का खुद का बैलेंस बिगड़ गया और वह उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर जमीन पर गिर गया। मुझे छोड़ो! लड़की चिल्लाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार्तिक का पूरा शरीर उसके ऊपर था और वे दोनों फर्श पर पड़े थे। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।